Hello everyone, welcome to jrf.com. I hope you all are perfectly fit and fine. आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारी 7th यूनिट यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वो है बेसल नॉर्म्स और कैमल्स के बारे में. कैमल्स इज़ कम्प्लीटली एसोसिएटेड विद रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आपके सिलेबस का ही एक टॉपिक है. So let's start with today's video, but as you all know, before starting, let me remind you, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Let's proceed with today's first topic, जो कि है बेसल नॉर्म्स. पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. बेसल नॉर्म्स का बैकग्राउंड क्या है? द फर्स्ट पॉइंट सेज द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन May 17, 1930. ये जो बैंक है ना, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ऐसा समझ लो दिस इज़ द मेन ऑर्गेनाइजेशन और द मेन इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन और इमर्जेंस ऑफ बेसल नॉर्म्स, राइट. एंड ये बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था? BIS, दैट इज़ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, May 17, 1930. इसका फुल फॉर्म और इसका जो डेट है इस्टेब्लिशमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा. It is the world's oldest international financial organization. It has two representative offices, Hong Kong and Mexico. ये तो बात हो गई BIS के बारे में कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स क्या है बेसिकली, राइट. तो डेट, इसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस आपको याद रखने हैं. उसके बाद जहाँ तक हम बात करेंगे कि ये जो बेसल अकॉर्ड या बेसल नॉर्म्स हमारे हुए थे, वो किस वजह से फॉर्म हुए थे. एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन 1974, द सेंट्रल बैंक्स ऑफ G10 ग्रुप, दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमिटी, और उस कमिटी का नाम था BCBS, दैट इज़ बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन. अब ये कमिटी बनाई किस लिए गई थी? टू फोकस in risk to banks and the financial system. The set of these agreements led to the emergence of Basel Accord. ये जो कमिटी बनाई गई थी, इसका मेन काम था बैंक के रिस्क को एनालाइज करना, फाइनेंशियल सिस्टम को एनालाइज करना, और इन्हीं कमिटी के इसी कमिटी के बेसिस पे जो एग्रीमेंट बनाया गया था, वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी वजह से बेसल नॉर्म्स या बेसल अकॉर्ड का कह सकते हो इमर्जेंस हुआ था. Last point says the purpose of Basel Accord is to ensure that financial institutions have enough capital on capital account to meet the obligations and absorb unexpected losses. ये जो Basel Accord बनाया गया था, इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव या मेन ऑब्जेक्टिव या कह सकते हो सोल ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट कर पाएँ, और साथ ही साथ जितने भी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको भी अब्जॉर्ब कर पाएँ, उनको भी कवर कर पाएँ, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसल अकॉर्ड, उसका बैकग्राउंड. कमिंग टू द फर्स्ट वन, जैसे कि ये पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि बेसल हैज़ 3 कह सकते हो फेजेस, बेसल अकॉर्ड 1, बेसल अकॉर्ड 2 एंड बेसल अकॉर्ड 3. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसल अकॉर्ड 1 के बारे में. बेसल अकॉर्ड 1 कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1988 में. इन 1988 BCBS इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम called Basel Capital Accord, also called Basel I. It focused almost entirely on credit risk. It defined capital and structure of risk weights for banks. ये जो कह सकते हो अकॉर्ड था, बेसल अकॉर्ड 1, इसका पूरा का पूरा जो फोकस था वो क्रेडिट रिस्क पे था. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क, दैट ऑल्सो वील स्टडी इन दिस वीडियो इटसेल्फ. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि बेसल अकॉर्ड 1 का पूरा जो फोकस था वो क्रेडिट रिस्क पे था. एंड दिस अकॉर्ड ऑल्सो डिफाइंड कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेट्स फॉर बैंक्स. इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो था 8% ऑफ रिस्क वेटेड assets, the assets with which the risks are associated at a higher degree, उनके लिए जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो था 8%, राइट. Now, when did India adopt Basel Accord 1? India adopted Basel Accord 1 guidelines in 1999. This is again very important. Basel Accord 1 फॉर्म कब हुआ था, इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1988 में, बट इंडिया ने उसे कब अडॉप्ट किया था? 1999 में. अब हम बात करेंगे बेसल अकॉर्ड 2 के बारे में, बट विद रेफरेंस टू बेसल अकॉर्ड 1 इटसेल्फ. जहाँ तक कैपिटल एडिक्वेसी की बात आती है, तो कैपिटल एडिक्वेसी का देयर इज अ स्मॉल फार्मूला वेयर इन कैपिटल फंड्स अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, और कैपिटल फंड्स में हमारा टियर 1 और टियर 2 कैपिटल आता है, राइट, अपॉन द रिस्क वेटेड एसेट्स, जिसमें क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क भी आएगा.
जहाँ तक बेसल अकॉर्ड 1 की बात है तो सिर्फ दो ही रिस्क को कंसिडर किया जाता था, क्रेडिट रिस्क इनिशियली जो कि 1988 एज फार एज द ओरिजिन ऑफ बेसल अकॉर्ड 1 इज़ कंसिडर्ड, एंड बाद में 1996 में मार्केट रिस्क को भी कंसिडर किया गया था। लेकिन बेसल अकॉर्ड 2 में 3 रिस्क इन्वॉल्व थे, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। वन साइज फिट्स ऑल, फिक्स्ड रिस्क वेट्स ऑन ऑल एसेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑफ एसेट्स। इस अकॉर्ड के अगर बात करें बेसल अकॉर्ड 1 के हिसाब से एक पर्टिकुलर कह सकते हो वेट असाइंड होता था असेट्स के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ द असेट्स। लेकिन बेसल अकॉर्ड 2 में जो रिस्क वेट असाइंड हो रहे थे, जो डिटरमाइन हो रहे थे, वो हो रहे थे बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द असेट्स, राइट। थर्ड पॉइंट सेज एम्फोसिस ओनली ऑन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो बेसल अकॉर्ड 1 का जो एम्फोसिस था वो सिर्फ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पे था, लेकिन बेसल अकॉर्ड 2 का जो एम्फोसिस था वो 3 पिलर्स पे था, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑन मिनिमम कैपिटल एंड मार्केट डिसिप्लिन। ये 3 पिलर्स हैं हमारे बेसल अकॉर्ड 2 के, और इन्हीं 3 पिलर्स को कह सकते हो मॉडिफाई करके बेसल अकॉर्ड 3 बनाया गया। तो ये 3 पिलर्स के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑन मिनिमम कैपिटल एंड मार्केट डिसिप्लिन। बेसल अकॉर्ड 3 की बात कर लेते हैं। इट वॉज मोर और लेस द सेम एज बेसल अकॉर्ड 2, but only the pillars were enhanced. That is, pillar 1 had enhanced minimum capital and liquidity requirements. Pillar 2 had enhanced supervisory review process for firm-wide risk management and capital planning, and pillar 3 had enhanced risk disclosure and market discipline. Basel Accord 3 was formulated in 2004. अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बैंक रिस्क के बारे में। ये तीनों रिस्क बना के टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर्म हो रहे थे, जिसमें क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क आता है। क्रेडिट रिस्क में काउंटर पार्टी रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क इज कंट्री रिस्क। क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द रिस्क जब आप किसी को फंड प्रोवाइड कर रहे हो, या आप कह सकते हो आपका जितना भी क्रेडिट रिलेटेड जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी रिस्क अराइज हो रहा है वो आ जाएगा क्रेडिट रिस्क में, जिसमें काउंटर पार्टी रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क आएगा। इफ समबडी इज डिफॉल्टिंग द पेमेंट ऑन योर पार्ट, दिस रिस्क विल अराइज, एंड द कंट्री रिस्क। नेक्स्ट इज मार्केट रिस्क, जिसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क आएगा, द फ्लक्चुएशंस इन द इंटरेस्ट रेट, इक्विटी रिस्क, करेंसी रिस्क, द फ्लक्चुएशंस इन द करेंसी, एंड कमोडिटी रिस्क। दिस ऑल इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द डीलिंग इन द शेयर्स एंड बॉन्ड्स इन द मार्केट। फिर बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क के बारे में। ऑपरेशनल रिस्क आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिस्क, दैट इज द मैन पावर, आईटी और सिस्टम रिस्क, एंड द प्रोसेस रिस्क, राइट। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं रिस्क की, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, और इसके क्या सब पार्ट्स हैं, दिस ऑल्सो यू शुड नो, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अब जब रिस्क की बात हो रही है तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर रिस्क अराइज हुआ है तो आपकी ये ड्यूटी है या आपका कंसर्न है बीइंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि आपको उस रिस्क को मैनेज भी करना है, राइट। जस्ट प्रोवाइडिंग लोन्स एंड अदर फैसिलिटीज़ टू द जनरल पब्लिक विल नॉट डू द नीडफुल। आपको अपना लॉस, अपना जो भी कह सकते हो रिस्क है उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। तो इसी के लिए कैमल्स वॉज डेवलप्ड। कैमल्स क्या है ये देख लेते हैं। द कैमल्स रेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स एज अ सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम टू असेस अ बैंक्स ओवरऑल कंडीशन। बैंक की ओवरऑल कंडीशन को असेस करने के लिए क्या बनाया गया था, कैमल्स रेटिंग सिस्टम। कैमल इज एन एक्रोनिम दैट रिप्रेजेंट्स द 6 फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड फॉर द रेटिंग। 6 फैक्टर्स को, 6 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 6 फैक्टर्स को कंसिडर करके ही ये रेटिंग बनाई जाती है। Unlike other regulatory ratios or ratings, the CAMELS rating is not released to the public. लेकिन जो CAMELS की रेटिंग होती है वो जनरल पब्लिक को रिलीज़ नहीं की जाती। दिस इज़ मैनेज्ड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। इट इज़ ओनली यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट पॉसिबल रिस्क। रेटिंग के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो रही है उस इंफॉर्मेशन को आपको यूज़ करना है और जो भी पॉसिबल रिस्क है उनको रेगुलेट करना है, उनको चेक करना है। अब इन 6 टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी, C स्टैंड्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, A स्टैंड्स फॉर असेट्स, M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, E स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स, L स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी एंड S स्टैंड्स फॉर सेंसिटिविटी। प्लीज़ ये फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना। दिस हैज़
बीन देयर इन द एग्जामिनेशन अ नंबर ऑफ टाइम्स. नेट JRF के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है. कैमल्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, राइट. जहाँ तक कैपिटल एडिक्वेसी की बात है, तो कैपिटल एडिक्वेसी में इंस्टीट्यूशन का जो कंप्लायंस है विद द रेगुलेशंस जो कि बनाए गए हैं फॉर मिनिमम कैपिटल रिजर्व अमाउंट, उसको चेक किया जाता है कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, राइट. असेट्स की बात करें तो इसमें जो बैंक एसेट्स की जो क्वालिटी है उसको असेस किया जाएगा कि what is the value of those assets, या फिर you can say what are the different categories of those assets. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट कैपेबिलिटी के बारे में. मैनेजमेंट कैपेबिलिटी में आएगा द एबिलिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट टीम टू आइडेंटिफाई एंड देन रिएक्ट टू अ फाइनेंशियल स्ट्रेस. यानी कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो मैनेजमेंट है वो किसी भी रिस्क को, वो किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करेगी एंड उसके हिसाब से फिर वो डिसीजंस लेगी, फाइनेंशियल स्ट्रेस को मैनेज करेगी. उसके बाद बात करते हैं अर्निंग्स की. अर्निंग्स में लॉन्ग टर्म वायबिलिटी एसेस की जाती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का. लिक्विडिटी इट्स बट ऑब्वियस द टेंडेंसी ऑफ एन एसेट टू बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश. एंड उसके बाद आता है सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी इज द लास्ट कैटेगरी, और ये क्या मेजर करता है? द इंस्टीट्यूशन सेंसिटिविटी टू market risks, right? So this completes today's topic. Next topic in the next video. Till then, take care. Thank you.